हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द लीगल रिसर्चर। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्ट ऑफ गॉड के ऊपर डिस्कशन किया था। इस वीडियो में हम लोग फिफ्थ जनरल डिफेंस, प्राइवेट डिफेंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हर स्टेट का ये ऑब्लिगेशन होता है कि वो अपने सिटीजन्स का, अपने पीपल का लाइफ, लिम्ब और प्रॉपर्टी की रक्षा करे, उसको प्रोटेक्ट करे। लेकिन स्टेट चाहे कितना भी रिसोर्सफुल क्यों ना हो, कितना भी ऑर्गेनाइज्ड क्यों नहीं हो, वो हर पर्सन के लिए इंडिविजुअली पुलिस फोर्स तैनात नहीं कर सकता है। और इसीलिए थ्रेट के सिचुएशन में, सीरियस थ्रेट के सिचुएशन में कई बार इंडिविजुअल्स को खुद की रक्षा करने के लिए मजबूर होना होता है, क्योंकि उनके पास स्टेट मशीनरी को का रिकोर्स लेने के लिए या तो टाइम नहीं है, या फिर स्टेट मशीनरी उस समय अवेलेबल नहीं है वहाँ पे, उस स्थान पे जहाँ पे उनके साथ घटना हो रही है। तो वैसी परिस्थिति में हर पर्सन को अपने आप की रक्षा के लिए या अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा के लिए प्राइवेट डिफेंस का स्कोप होता है। और क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो पर्सन या तो उस सिचुएशन से भागे या फिर वहां पे जाके सरेंडर कर दे। इसीलिए इन सीरियस थ्रेट के सिचुएशंस में, इमिनेंट डेंजर के सिचुएशन में पर्सन्स के पास राइट होता है प्राइवेट डिफेंस का। और प्राइवेट डिफेंस का जो राइट है वो कार्डिनल प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि हर पर्सन का ड्यूटी है कि वो अपने आप की हेल्प करे, है ना, टू हेल्प हिमसेल्फ, मतलब टू डिफेंड हिमसेल्फ। और इसीलिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक एब्सोल्युटली नेसेसरी चीज है, क्योंकि ये सोशल पर्पज को सर्व करता है, क्योंकि ये इसका एक सोशल पर्पज है। वो सोशल पर्पज क्या है? वो सोशल पर्पज है कि प्राइवेट डिफेंस का जो राइट है वो ना केवल बैड एलिमेंट को रिस्ट्रेन करता है, बल्कि जो गुड सिटीजन्स है उनके स्पिरिट को इनकरेज भी करता है। फ्रेंड्स, ये जो प्राइवेट डिफेंस है वो क्रिमिनल लॉ के अंडर एक इम्पॉर्टेंट राइट के रूप में होता है, एक इम्पॉर्टेंट डिफेंस के रूप में होता है। वहाँ पे जनरल एक्सेप्शंस के चैप्टर में सेल्फ, खुद के लिए, अदर पर्सन के लिए या प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन के लिए प्रोविजंस दिया गया है। नया वाला जो एक्ट है बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, उसके चैप्टर 3 में ये दिया गया है, सेक्शन 34 से 44 तक राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का प्रोविजंस दिया गया है। फ्रेंड्स, वैसे हम लोग यहाँ टॉर्ट लॉ के प्राइवेट डिफेंस के पर्पज और स्कोप को डिस्कस करेंगे। हालांकि दोनों में कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, लेकिन जो क्रिमिनल लॉ के अंदर और टॉर्ट लॉ के अंदर जो पर्पज है वो डिफरेंट है दोनों का, और जो प्रिंसिपल्स में ऑपरेट होता है वो दोनों डिफरेंट है। अगर हम टॉर्ट लॉ की बात करें तो टॉर्ट लॉ में भी और क्रिमिनल लॉ में भी दोनों जगह यूज ऑफ रीजनेबल फोर्स को डिफेंस के रूप में एक्सेप्ट किया गया है। लेकिन टॉर्ट लॉ के अंदर टॉर्ट लॉ ज़्यादा फोकस करता है पर्सनल राइट और प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन करने के लिए, जबकि क्रिमिनल लॉ का फोकस क्या होता है? क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। तो पर्पज दो अलग अलग सर्व हो रहा है, बट कॉन्सेप्ट वाइज दोनों सेम ही है। आइए फ्रेंड्स, अब आर के बांगिया के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, लॉ परमिट करता है यूज ऑफ रीजनेबल फोर्स का पर्सन को खुद को या प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी डिफेंस के पर्पज के लिए जो यूज ऑफ रीजनेबल फोर्स है वो जस्टिफाइड होता है टॉर्ट लॉ में। इसीलिए डिफेंडेंट डैमेजेज के लिए लायबल नहीं होगा यदि उसने सेल्फ डिफेंस के लिए नेसेसरी फोर्स का यूज किया है, पर्सनल सेफ्टी के लिए या प्रॉपर्टी के ऊपर जब इमिनेंट थ्रेट हो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए उसने सेल्फ डिफेंस में रीजनेबल फोर्स का यूज किया है। तो लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि जैसे ए ये नहीं कह सकता है कि बी उस पर अटैक कर देता, इसीलिए उसने जाके पहले ही उसको उस पर अटैक कर दिया, ये नहीं कह सकता है ए। या किसी भी प्रकार का रिटेलिएशन को जस्टिफाइड यूज ऑफ फोर्स नहीं माना जाएगा, ऑलरेडी अटैक खत्म हो चुका हो। क्योंकि जब अटैक खत्म हो गया है तो इमिनेंट डेंजर भी नहीं है, और उस समय जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं
या स्टेट इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनका यूज लेना होता है। जब आप राइट को प्राइवेट डिफेंस का यूज नहीं ले सकते हैं तभी वो प्राइवेट डिफेंस का राइट यूज किया जा सकता है, यानी इमिनेंट डेंजर के केस में ही प्राइवेट डिफेंस का राइट अवेलेबल है। इसके अलावा जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें ये दिया गया है कि ये भी जरूरी है कि जो फोर्स यूज हो रहा है वो प्राइवेट डिफेंस के लिए उसका पर्पज हो। उसका पर्पज क्या हो? इन्वेजन ऑफ रिपेल, जो इन्वेजन है, जो आक्रमण है, उसको रिपेल करना है, यानी आक्रमण से अपने आप को बचाना है या आक्रमण करने वाले को आक्रमण करने से रोकना है। इसलिए यदि ए बी पे स्ट्राइक करता है तो बी उस स्ट्राइक से डिफरेंट मीन्स के थ्रू अपने आप को बचाए या स्ट्राइक करने वाले को स्ट्राइक करने से रोके। लेकिन ए के स्ट्राइक करने पर अगर बी अपना तलवार निकाल करके उसका हाथी काट दे तो क्या ये जस्टिफिएबल फोर्स माना जाएगा? ये जस्टिफिएबल फोर्स नहीं माना जाएगा। फोर्स क्योंकि एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, एक्सेसिव फोर्स जस्टिफाइड नहीं होता है, रीजनेबल फोर्स जस्टिफाइड होता है। हालांकि जो फोर्स एक्सेसिव है कि नहीं, यानी रीजनेबल फोर्स था कि नहीं, एक्सेसिव था कि रीजनेबल फोर्स था, ये केस टू केस डिपेंड करता है। राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस का अब्यूज होने का पॉसिबिलिटी हमेशा रहता है, इसलिए ये जरूरी है कि फोर्स जो यूज किया गया हो वो अर्जेंसी के ओकेजन में अनप्रोपोर्शनेट नहीं हो, प्रोपोर्शनेट हो। जितना ओकेजन डिमांड करती है सेल्फ डिफेंस या जो प्राइवेट डिफेंस का राइट है उतना ही अवेलेबल होता है, उतना ही प्रोपोर्शनेट में होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसी पैराग्राफ से जो अभी हमने समझा, अभी हमने देखा, उसी पैराग्राफ से आप इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स निकाल सकते हैं। जैसे पहला इंग्रेडिएंट्स हो जाएगा कि देयर मस्ट बी इमिनेंट डेंजर एंड इमीडिएट डेंजर। सेकंड आप ये निकाल सकते हैं कि जो फोर्स यूज किया गया शुड नॉट बी आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू द अपेरेंट अर्जेंसी, मतलब वो अर्जेंसी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसके प्रोपोर्शनेट में होना चाहिए जो ओकेजन डिमांड करती है। और थर्ड आप ये बोल सकते हैं कि जो फोर्स डिफेंस के पर्पज के लिए यूज किया गया होना चाहिए, रिटेलिएशन के पर्पज के लिए यूज नहीं किया हो जाना चाहिए। आइए फ्रेंड्स, अब इसी को केस लॉ के थ्रू देखते हैं। जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वहां से केस स्टार्ट है। जो फर्स्ट केस है फ्रेंड्स वो है बर्ड वर्सेस हॉलब्रुक का केस। ये केस फ्रेंड्स हम लोगों ने पहले भी देखा है, जब अदर डिफेंस, जनरल डिफेंस हम डिस्कस कर रहे थे तो वहां भी ये केस आया था। इस केस में होता क्या है कि डिफेंडेंट अपने गार्डन में स्प्रिंग गन लगाया होता है, ऑटोमेटिक स्प्रिंग गन लगाया होता है बिना किसी नोटिस के, कहीं नोटिस बोर्ड नहीं होता है वैसा स्प्रिंग गन के बारे में। और प्लेंटिफ क्या करता है, ट्रेस पासर होता है, वो गार्डन में जैसे ही इंटर करता है तो ऑटोमेटिक डिस्चार्ज हो जाता है गन से और प्लेंटिफ को सीरियस इंजरी हो जाती है। तो कोर्ट ने इस केस में हेल्ड किया कि प्लेंटिफ कंपनसेशन के लिए एलिजिबल है क्योंकि डिफेंडेंट ने जो प्राइवेट डिफेंस के रूप में फोर्स यूज किया गया है वो फोर्स एक्सेसिव है, वो फोर्स उतना ही होना चाहिए था जितना कि ओकेजन डिमांड करती है। और इसी के फुटनोट में जब आप देखिएगा तो एक केस है एलियट वर्सेस विल्किस। इस केस में जब स्प्रिंग गन लगाया गया था और नोटिस दिया गया था, नोटिस था, तो उस केस में उसको लायबल, डिफेंडेंट को लायबल नहीं माना गया था, यानी प्लेंटिफ को कोई कंपनसेशन प्रोवाइड नहीं किया गया था। लेकिन जो बर्ड वर्सेस हॉलब्रुक का केस है वो उसके बाद का केस है, 1823 का केस है। तो इस केस में डिफेंडेंट को लायबल माना गया था। सेकंड केस है रामानुजा मुदाली वर्सेस एम गंगन। इस केस में होता क्या है कि डिफेंडेंट लैंड ऑनर होता है, अपने लैंड में वो इलेक्ट्रिक वायर्स डाला होता है, लाइव इलेक्ट्रिक वायर्स, मतलब ऑलवेज ये वहां पे इलेक्ट्रिसिटी आते रहेगी। प्लेंटिफ रात में 11 बजे जो है उसी लैंड से होकर के अपने लैंड की ओर जा रहा होता है और उसको वायर के बारे में तो पता नहीं था, और जैसे ही वो प्रवेश करता है लैंड में, डिफेंडेंट के लैंड में, तो वहां पे उसको वायर से शॉक लगता है और उसको इंजरी हो जाती है।
वहाँ वार्निंग साइन बोर्ड पहले से नहीं होता है और इसलिए डिफेंडेंट इंजरी के लिए लायबल माना जाता है इस केस में। थर्ड केस है कॉलिंस वर्सेस रेनिसन। इस केस में होता क्या है कि प्लेंटिफ सीढ़ी पे चढ़ करके डिफेंडेंट के गार्डन के वाल के ऊपर बोर्ड लगा रहा होता है। डिफेंडेंट जैसे ही उसको देखता है वो आकर के उसको गिरा देता है। प्लेंटिफ जो है डिफेंडेंट के ऊपर असॉल्ट का केस करता है और उस केस में डिफेंडेंट ये प्ली लेता है कि उसने सीढ़ी को बहुत आराम से हिलाया था और सीढ़ी छोटा था। उसने बहुत ही आराम से सीढ़ी से प्लेंटिफ को पलटा था जब प्लेंटिफ ने नीचे उतरने से मना कर दिया था। तो कोर्ट ने फ्रेंड्स कहा कि आप आराम से कंपनसेशन दे दीजिए क्योंकि जो आपने फोर्स यूज किया है वो जस्टिफिएबल नहीं है, जस्टिफिएबल नहीं है। लैंड के पोजीशन को डिफेंड करने के लिए आपने एक्सेसिव फोर्स यूज किया, आप किसी को इस तरह से हार्म नहीं पहुंचा सकते हैं। जो फोर्थ केस है फ्रेंड्स वो है क्रेसवेल वर्सेस शर्ल। इस केस में होता क्या है कि डिफेंडेंट प्लेंटिफ के डॉग के ऊपर शूट कर देता है जब प्लेंटिफ का डॉग डिफेंडेंट के सीप और पिग पर अटैक कर रहा होता है। तो इस केस में कोर्ट ने दो रूल लेट डाउन किए और ये हेल्ड किया कि जो डिफेंडेंट है ओनस ऑफ प्रूफ उस पे लाई करता है कि वो साबित करे कि जो शूटिंग था वो प्रिवेंटिव मेजर के तौर पर किया गया था। और जो दो रूल लेट डाउन है वो जब प्रूफ हो जाएगा तभी माना जाएगा कि डिफेंडेंट का जो शूटिंग था वो जस्टिफिएबल था प्राइवेट डिफेंस या प्रिवेंटिव मेजर्स के रूप में, अदरवाइज वो जस्टिफिएबल नहीं माना जाएगा। जो फर्स्ट रूल था वो ये था, फर्स्ट पॉइंट था कि शूटिंग के समय डॉग या तो एक्चुअली अटैक कर रहा था या करने ही वाला था। और जो सेकंड था वो ये कि शूटिंग के अलावा दूसरा कोई प्रैक्टिकल मीन्स नहीं था अटैक को रोकने के लिए और सारे सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखते हुए डिफेंडेंट के पास शूटिंग ही रीजनेबल ऑप्शन के रूप में नेसेसरी था। तो अगर ये दोनों चीज पॉइंट प्रूफ हो जाएंगी तो शूटिंग को जस्टिफाइड माना जाएगा और इस केस में डिफेंडेंट को लायबल नहीं माना गया था, शूटिंग को जस्टिफाइड माना गया था। लेकिन फुट नोट में एक केस है फ्रेंड्स जहाँ पे बर्नार्ड वर्सेस इवांस, बर्मेड वर्सेस इवांस, इस केस में जहाँ पे दो डॉग आप खेल रहे थे और डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ के डॉग के ऊपर शूटिंग किया था तो वहां पे डिफेंडेंट को लायबल माना गया था क्योंकि वहां पे ये दोनों पॉइंट्स जो थे वो प्रूफ नहीं हो रहे थे। ऐसा जब वो खेल रहे हैं तो ऐसा कोई खतरा नहीं है तो वहां पे शूटिंग ही ऑप्शन नहीं है, शूटिंग के अलावा और भी ऑप्शन है, शूटिंग तो ऑप्शन ही नहीं है उस केस में। तो ये था फ्रेंड्स आर के बांगिया में दिया गया जो प्राइवेट डिफेंस के ऊपर, प्राइवेट डिफेंस इन टॉर्ट लॉ के अकॉर्डिंग उस पर डिस्कशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिस्टेक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू द वीडियोस।